नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल न्यूज़ आइक हिंदी के सीरीज़ जर्नी ऑफ योर मनी के 5वें एपिसोड में। दोस्तों, जर्नी ऑफ योर मनी के इस सीरीज़ में हम और आप काफ़ी दूर तक सफ़र कर चुके हैं। स्टूडेंट्स के पैसों की यात्रा से लेकर एक महिला के पैसों की यात्रा तक हमने और आपने मिलकर इस सफ़र को काफ़ी सफल बनाया है। दोस्तों, इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लोन्स। इसी बारे में बात करते हुए आज हमारे साथ फिर से हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र और हमारे एक्सपर्ट मिस्टर सी ए प्रतीक तोषनीवाल जी जुड़ चुके हैं। प्रतीक जी, आपका मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे चैनल न्यूज़ आइक हिंदी पर। थैंक यू सुमित। प्रतीक जी, लोन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि लोन्स किसे और किस कंडीशन में लेना चाहिए? सुमित, मैं लोन्स के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जब भी कोई आदमी एक्सपेंशन के लिए सोचता है ओके। या नए बिजनेस के लिए सोचता है या कोई नया आइडिया लाता है जिसके लिए उसे फंड्स चाहिए उसके लिए सोचता है, या कोई भी चीज़ जिसको उसे ऐसे लगती है कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके लिए उसे पैसे चाहिए होते हैं, इन सारे सिचुएशंस में लोग लोन्स लेते हैं। लोन्स जो होते हैं वो बहुत प्रकार के भी होते हैं, और लोन्स लेते इसलिए हैं क्योंकि लोन्स से उनको कहीं ना कहीं जो इनिशियल कैपिटल लाने की ज़रूरत पड़ती है वो रुक जाती है, और वो बैंक से वो फाइनेंस ले सकते हैं बहुत ही सारा, एकदम कम इंटरेस्ट रेट में। ओके। अब प्रतीक जी, आपने बात की लोन्स के प्रकार के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोन्स के कितने प्रकार होते हैं और क्या-क्या? सुमित, लोन्स के बहुत प्रकार होते हैं। हुँ। अगर मैं कुछ उदाहरण के तौर पे देना चाहूँ तो सीसी वर्किंग कैपिटल जिसको हम बोलते हैं वो एक प्रकार हो गया। हुँ। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसे हम लैप बोलते हैं वो एक प्रकार है। कई बार कुछ लोगों के पास मशीनरी बनवाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो उसे हम टर्म लोन बोलते हैं। तो ओके। टर्म लोन एक अलग प्रकार हो गया। कई बार क्या होता है, लोगों के पास कोलेटरल्स नहीं होते तो लोग कोलेटरल फ्री लोन भी लेते हैं। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उन्हें सीजीटीएमएसई में सरकार 2 करोड़ अप टू 2 करोड़ तक का लोन देती है। भले उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन 2 करोड़ रुपया अगर मिलता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा जिनके पास कोलेटरल नहीं है उनको बिजनेस अनसिक्योर्ड लोन भी मिलता है। ये कुछ अलग अलग प्रकार के लोन होते हैं। इनके अलावा ये हो गए सब बिजनेस रिलेटेड। इनके अलावा कुछ ऐसे लोन होते हैं जैसे हाउसिंग लोन हो गया, कार लोन हो गया। ये सब इतने कम रेट में आजकल उपलब्ध हैं कि लोग इन्हें बहुत ज़्यादा अवेल करते हैं, और उसका एक कारण भी है। अगर 6.75% में आपको लोन मिलता है तो लोग समझते हैं कि वो बहुत अच्छा रहेगा। पर मैं ये हमेशा समझता हूँ, लोन लेने से पहले अपने आय, अपने इनकम को देखिए, उसके हिसाब से ही लोन की प्लानिंग करिए। प्रतीक जी, आप कोलेटरल वर्ड यूज़ कर रहे हैं। आप इस वर्ड को थोड़ा साधारण भाषा में समझा सकते हैं हमारे ऑडियंस को? जैसे कि आपने पूछा कि कोलेटरल क्या होता है। कोलेटरल मतलब ये जो हम जहाँ बैठे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, इसको कोलेटरल बोलते हैं। हमारी कोई भी ऑफिस, उसे हम कोलेटरल बोलते हैं। अगर हमारा कोई घर है उसे हम कोलेटरल बोलते हैं। तो बैंक 2 विभाग में से बांटता है, प्राइमरी और एडिशनल। ओके। प्राइमरी जनरली आपका लैंड एंड बिल्डिंग होता है, और एडिशनल में कोई रेसिडेंशियल या कोई ऑफिस, उसे हम एडिशनल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप जब भी लोन लेते हैं कि आपके पास कोलेटरल हो। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं 5 से 6% आपको लोन सस्ते में मिलती है। मतलब जहाँ की कोलेटरल की लोन 7 to 8% में मिलती है, विदाउट घर या विदाउट प्रॉपर्टी वो वही लोन आपको 14 से 15% में मिलता है। तो ये चीज़ आपको वैल्यू करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लोन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या हम 14% वापस बैंक को इंटरेस्ट पे करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। बिल्कुल। ऋतिक जी, हमने बात की लोन्स के प्रकार के बारे में और लोन्स किसे और किस तरह लेना चाहिए। मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम लोन्स कहाँ से ले सकते हैं? बेसिकली सुमित जी, लोन्स बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हुँ। पर्सनल लोन्स, ये सारे तरीक़ों से लिया जा सकता है। पर आप जब भी माध्यम, जो भी माध्यम से लें या जब भी लोन लें, उसमें पहले ये चीज़ देखना कि क्या आप जहाँ से लोन ले रहे हैं, क्या वो बहुत सेफ जगह है कि नहीं है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो वो सबसे सेफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, और बैंक में जब भी आप जाएंगे एटलीस्ट एक ट्रस्ट होता है, क्योंकि काफ़ी बार आपने देखा होगा कुछ नेशनलाइज होती हैं, कुछ प्राइवेट होती हैं। तो नेशनलाइज तो बैक्ड बाय गवर्नमेंट होती है, इसलिए वो नेशनलाइज सेफ होती है। प्राइवेट बैंक्स भी कुछ हद तक हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सेफ होती है, पर जैसे ही हम कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाते हैं, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि उसके बैकग्राउंड को चेक करें। क्या उसमें उतनी क्षमता है कि वो 50 साल 100 साल उसे कुछ होगा नहीं। वहाँ से लेने के बाद अगर आपके पास वहाँ से भी आपको लोन नहीं मिलता तो पर्सनल ऑप्शंस बहुत होते हैं। लोग एक दूसरे से भी लोन्स लेते हैं जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी सी हाई होती है,
पर अगेन मैं यही कहना चाहूँगा, लोन्स आप कहीं से भी लो, अगर आप उतना इंटरेस्ट सर्व कर पाओ तो ही लोन लेना, वरना लोन नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगेन आपको अगर साधारण भाषा में समझाऊं तो बैंक्स आर द सेफेस्ट प्लेस जहाँ से आप लोन ले सकते हैं। बिल्कुल। लोन्स के बारे में आगे पूछते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं लोन्स के लिए? जैसे कि मैंने कहा, लोन्स जब भी आप लेते हो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इंस्टेड ऑफ अपने पॉकेट से बैंक्स आपको वो इनिशियल फंडिंग कहीं ना कहीं आपको दे देती है, जिससे आपका जो बर्डन होता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि सबसे पहले ही लोन लेते ही आपके हेड पे या आपके सर और इर्द गिर्द में आपको टेंशन हो जाती है उसके इंटरेस्ट सर्विंग की। अगर आप उसका इंटरेस्ट नहीं सर्व कर पाते तो कहीं ना कहीं आपके सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, तो आप जब भी लोन लेने जाएं पहले ये देखिए कि कहाँ से ले रहे हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में ले रहे हैं, और उसे आप चुका पाओगे या ना चुका पाओगे। बिल्कुल। आपने कहा कि लोन्स लेते टाइम पे हमारे कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पे, हमारे कंधों पे थोड़ा बर्डन रहता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोन्स लेते वक्त हमें हमारे दिमाग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें? लोन्स लेते आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट सर्विंग पीरियड है उस डेट से पहले या उस दिन आप उसे इंटरेस्ट सर्व कर दें, नहीं तो आपका सिबिल स्कोर खराब होता है। सिबिल स्कोर खराब होना मतलब अगर फ्यूचर में आपको कभी भी लोन चाहिए तो बहुत दिक्कतें आती हैं। सिबिल स्कोर को सुधारा जा सकता है, डेफिनेटली सुधारा जा सकता है, पर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि लोन लेना तभी लेना जब आप इंटरेस्ट सर्व कर पाओगे। इंटरेस्ट सर्व कर दिया तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा, सिबिल स्कोर अच्छा इसका मतलब लाइफ में आप कभी भी कोई भी बैंक से लोन हमेशा ले पाएंगे। बिल्कुल। आप बात कर रहे हैं सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर के बारे में, क्या है वो, आप अगर आप हमारे ऑडियंस को बता सकें? सिबिल स्कोर बेसिकली आपकी खुद की अहमियत बताती है। जैसे आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया, उस क्रेडिट कार्ड को आपने उस महीने में यूटिलाइज किया, सपोज 5,000 रुपये की आपने खरीदी की। उस 5,000 रुपये को जब आप पेमेंट करते हो नेक्स्ट 15 दिन में उस साइकिल के बाद, उससे आपका एक स्कोर डिसाइड होता है, जो उससे आपका सिबिल स्कोर रेडी होते जाता है। ऐसे बहुत सारे रस्तों से सिबिल स्कोर बनता है जिसे हम इंडिविजुअल पर्सनल क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं। इसके आधार पर जनरली बैंक्स फाइनेंस करती है। जिनका सिबिल स्कोर 700 से ज़्यादा होता है उन्हें बहुत आसानी से लोन मिल जाता है, और जिनका 700 से कम होता है उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं। सिबिल स्कोर को सुधारा कैसे जा सकता है? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो उन गलतियों को हम 6 महीने से 1 साल में आने वाले जो भी हमारे पेमेंट्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, उन्हें अगर हम टाइमली भर दें तो इस तरीके से सिबिल स्कोर सुधर सकता है, जिससे अगर 1 साल बाद आपको लोन लेना हो तो कहीं दिक्कत ना आए। प्रतीक जी, आपने बात की बैंक्स के बारे में, नेशनल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसी बैंक्स के बारे में। तो आप लोगों को कौन सा बैंक प्रेफर करना चाहेंगे लोन्स के लिए? सुमित जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बैंक्स नेशनलाइज भी होती है, प्राइवेट भी होती है, उसके अलावा एनबीएफसी भी ऑप्शन होती है। हम जब भी क्लाइंट की फाइल को देखते हैं, उनके एक्सपेंशन प्लान को देखते हैं या उनसे समझते हैं कि उन्हें किस प्रकार का लोन चाहिए, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि नेशनलाइज प्रेफरेबल है या प्राइवेट बैंक्स। हम जनरली एनबीएफसीज उनको नहीं देते जो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जा रहे हैं या बहुत अच्छा बिजनेस काम कर रहे हैं, क्योंकि एनबीएफसी के रेट्स थोड़े हाई होते हैं। लेकिन एनबीएफसी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है उनके लिए जो अभी नए हैं मार्केट में या बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं और उनको थोड़े समय के लिए थोड़े लोन की ज़रूरत है। हम हर एक चीज़ का प्रो एंड कॉन वेव करके, हर एक चीज़ को मेजर करके हम ये चीज़ ट्राई करते हैं कि कहीं ना कहीं हम एक कॉम्बिनेशन में काम करें। और जैसे ही आपका अमाउंट बड़ा होते जाता है, कई बार हमने बहुत बड़े केसेस किए हैं, उनमें क्या होता है, बैंक का कंसोर्टियम होता है। कंसोर्टियम मतलब 2-3 बैंकें एक साथ फंड करती हैं। तो उस समय पे हम ये कोशिश करते हैं कि एक नेशनलाइज बैंक हो, एक प्राइवेट बैंक हो, और कहीं ना कहीं एनबीएफसी का भी कॉम्बिनेशन पे लोन दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं प्रेशर हमेशा डिवाइडेड रहे। बिल्कुल। प्रतीक जी, जो हाई इनकम वाले होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें बैंक्स लोन नहीं देती है, तो उसका क्या कारण हो सकता है?
सुमित, कई बार हाई इनकम वालों के साथ ये हमने देखा है इनकम टैक्स रिटर्न्स में कि कहीं ना कहीं वो जब एक परिवार का फाइनेंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं इनकम बाइफरकेटेड होती है उनके इंडिविजुअल फाइल्स में, उनके एचयूएफ में। तो होता क्या है कि जब हम पर्सनली जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो पेमेंट की कंडीशंस होती है वो मैच नहीं हो पाती है, इसलिए उन्हें कई बार हमें लोन नहीं मिला पाते। लेकिन जैसे ही उनके कोई भी घर के फाइल उनमें जुड़ जाती है तो उनकी इनकम वापस भरने की स्थिति में आ जाती है। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अगर हस्बैंड है तो वाइफ की फाइल साथ में जाए, या वाइफ है तो हस्बैंड की फाइल साथ में जाए, जिससे इनकम का जो इंटरेस्ट का जो बर्डन है, उसका जो रीपेमेंट है वो आराम से हो पाए। बिल्कुल। प्रतीक जी, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि कई यंगस्टर्स जैसे ही उनको उनके फर्स्ट सैलरी मिलती है वे सीधा लोन्स लेने लगते हैं, कई बहुत सारे लोन्स लेने लग जाते हैं ईएमआई पे। तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं हमेशा यही कहता हूँ सुमित कि लोन्स कम से कम लें उतना अच्छा है, क्योंकि ईएमआई बर्डन एट अ वेरी स्मॉल एज बहुत अच्छी बात नहीं होती है। ईएमआई होना चाहिए, कोई बात नहीं, पर उसकी आदत नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम एक मोबाइल फ़ोन के लिए भी लोन ले लेते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं वो हमारे को नहीं करनी चाहिए। ईएमआई का बर्डन कभी हमें स्मॉल एज से नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने बहुत केसेस देखे हैं जहाँ पे बर्डन इतने छोटे छोटे होते हुए बढ़ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, और हमें पता चलता है कि यार हमारी इनकम तो शायद 10 रुपये है लेकिन हमारे पास लोन का बर्डन 20 रुपये का है। ओके। और ये जो एडजस्टमेंट्स होते हैं इन्हें नहीं करना चाहिए। हमें हमारे इनकम के हिसाब से ही लोन लेना चाहिए, और लोन तब लेना चाहिए जब हमको कुछ बड़ा एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, प्रतीक जी ने इस एपिसोड में लोन्स के बारे में काफ़ी सरलता से बताया। उन्होंने बताया कि लोन्स किस तरह से लिया जाए, लोन्स कहाँ से लिया जाए और लोन्स लेते टाइम पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। इन सभी बातों को प्रतीक जी ने एकदम सरलता से आपको समझाया। इसलिए मैं प्रतीक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे दर्शकों को लोन्स के बारे में काफ़ी सरलता से समझाया। थैंक यू प्रतीक जी। थैंक यू सुमित, थैंक यू न्यूज़ आयोग कि आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं उससे मैं कहीं ना कहीं बहुत श्योर हूँ कि बहुत लोगों को अवेयरनेस होगी कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा 5वां एपिसोड लोन्स के बारे में। मिलते हैं आपको हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।